हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये सीटेट के लिए लगातार ये हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। हम पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट उससे रिलेटेड जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम देख रहे हैं, जो आपके 2022-2023 में पूछे गए हैं। और 2021-2022 के जितने सारे क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज मैंने पिछली बार ही पढ़ाया था, तो उसको भी जाके एक बार आप प्ले लिस्ट पर चेक करके देख लीजिए। ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इस बार जो आपका 2023 में हुआ है, कुछ इसमें नए वर्ड हैं, उस वर्ड को भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या हम कह लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके बन रहे हैं और क्या क्या आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या होने वाला है? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के ही सिद्धांत पे लॉरेंस कोहलबर्ग पियाजे के ही सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन और विस्तार करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मतलब जो जिन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत था, वहाँ से क्वेश्चन आपका एक बार भी नहीं आता है जल्दी, वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं देखने के लिए मिलेगा, ना अभी तक मिला है। और मैं ये जो बता रहा हूँ, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये जो है कि पियाजे के जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं उसी के सिद्धांत में थोड़ा सा विस्तार करके कह लीजिए या संशोधन करके इन्होंने अपना क्या है दिया है। और इन्होंने क्या किया है कि इनका यह सिद्धांत हिंज नामक एक व्यक्ति पे आधारित है। एक हिंज नामक आदमी था, उन्हीं पे आधारित इनका ये सिद्धांत है। उसने हिंज नामक व्यक्ति पर के अध्ययन करवाया है। मतलब हिंज नामक एक व्यक्ति है, उसके अध्ययन पे ये क्या है आधारित है। उसमें क्या है कि जिसकी पत्नी, जो हिंज नामक आदमी था, उसकी पत्नी को कैंसर था और वो दवा लेने के लिए गया था। तो ऐसे करके स्टोरी है इसकी। स्टोरी से कोई मतलब आपका है नहीं, इसलिए क्योंकि स्टोरी से क्वेश्चन आपका आता नहीं है। अगर आ भी गया तो बस ये आ जाएगा हिंज नामक, बस क्या आ जाएगा हिंज। कौन बीमार था भाई? उसकी पत्नी बीमार थी, उसकी पत्नी को हुआ क्या था? कैंसर हुआ था। बस इतना ही पूछ लेगा आपको सीटेट में। अगर यूपी टेट में होता तो थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट करके आपको पूछता। और हाँ, ये जो थे ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये बस 10 से 6 साल के बच्चों पे ही किया था, मतलब केवल लड़कों पे। जो इनकी जो थ्योरी थी, जो भी इन्होंने प्रयोग किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, केवल 10 से 6 साल के केवल लड़कों पे किया था, इसलिए इनको थोड़ा सा उल्लंघन किया गया था इनका। आगे आते हैं। इनमें क्या है कि चौथी पॉइंट आपकी है कि इनके 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं तीनों शब्दों को आप समझ जाएंगे तो समझ लिए इनका आधा थ्योरी का काम आपका हो गया। तो आपको इनके 3 शब्दों को ध्यानपूर्वक समझना है कि इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है। जैसे मैंने पियाजे के बारे में आपको बताया था कि पियाजे के जो मूल शब्द हैं, जिन शब्दों से पियाजे का सिद्धांत चलता है, उसी तरह लॉरेंस कोहलबर्ग का भी ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों के आधार पर ही क्या है, इनकी पूरी थ्योरी टिकी हुई है, इन्हीं 3 शब्दों पे। और इन 3 शब्दों को हमको क्या करना भी है, अच्छे से भली बात ही समझना है। पहला क्या है? नैतिक तर्कणा। पहला क्या है? नैतिक तर्कणा। क्या है? नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा मतलब क्या होता है? सही गलत निर्धारित करने की विचार प्रक्रिया। क्या है? सही गलत निर्धारित करने की विचार प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा। मतलब अभी हम विचार कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है? हमने क्या हुआ, किसी से कहीं से कुछ डाटा इकट्ठा किया, उस डाटा के आधार पर हम विचार कर रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, ये करना मुझे चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में सोचना क्या कहलाएगा? नैतिक तर्कणा, मतलब तर्क लगाना। अगला कह रहा है कि नैतिक दुविधा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बहुत सा डाटा हमने इकट्ठा किया, कुछ उसमें डाटा सही था, कुछ डाटा गलत था। तो जब हम किसी चीज़ के प्रति हमारा झुकाव होता है, हम सोचते हैं कि ये काम कर लें, लेकिन थोड़ा सा वहाँ कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है, भाई ये गलत है। अगर दूसरा किसी भी झुकाव करते तो कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है, गलत नज़र आता है। तो मतलब सही और गलत चीज़ों को इकट्ठा करके विचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नैतिक तर्कणा। और उसमें उलझ जाना है कि मतलब अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपका विरोध कर रहा है। सही कर रहे हैं तो गलत वाले विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो सही वाले विरोध कर रहे हैं।
तो ऐसे में विरोधाभास स्थिति में क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। विरोधाभास विकल्पों में उलझे रहना, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप तो जान गए ये सही है और ये गलत है, लेकिन फिर भी क्या आप उसमें उलझे हुए हैं। क्या है, उलझे हुए, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। आप वहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जबकि आपको वो सब चीज़ पता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। लेकिन भाई सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो अपने मानसिकता, अपने विचार, अपने कह सकते हैं ज़रूरत और आवश्यकताओं के अनुसार आपको क्या है, वो सही चीज़ को भी गलत और गलत चीज़ को भी सही बताते हैं। तो उसी में आप उलझ जाते हैं कि हम इस काम को करें या ना करें। तो कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है, ना कोई चीज़ 100% गलत होती है। वो बस आपके मानसिकता, आपके विचार और आपके ज्ञान और आपके इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं या किस वेब में उस विषय वस्तु या जो भी चीज़ें हैं उस थॉट को किस वेब में आप ले रहे हैं। तो वहाँ पे जब आपको पूरी तरह से पता है कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें से हम किसका चयन करें। तो चयन करते समय जब आप उलझ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कड़ा मतलब होता है कि सारे डाटा को इकट्ठा करना, कितना इसका पॉजिटिव पॉइंट है, कितना इसका नेगेटिव पॉइंट है। डाटा इकट्ठा कर लिए आप और उस पर आप विचार कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा नैतिक तर्कड़ा। तर्क लगा रहे हैं सही गलत क्या है, और सही गलत का तर्क लगाने के बाद फिर भी क्या है, आपको विरोधाभास स्थिति में आप सोच रहे हैं कि इसमें से हम चयन किसका करें, तो चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नैतिक दुविधा। अब नैतिक कार्रवाई क्या होती है, नैतिक कार्रवाई का मतलब ये होता है कि उन दोनों में से किसी एक का आपने क्या किया, चयन कर लिया। उन दोनों चीज़ों में से, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जो भी जितने भी डाटा आपके पास इकट्ठा है, उसी के आधार पर जो आपको सही लगा उसमें से क्या किया, किसी ने किसी उन दोनों में से आपने क्या किया, किसी एक का चयन कर लिया। तो क्या कहलाएगा, नैतिक व्यवहार का चुनाव। अब ध्यान समझिए, नैतिक तगड़ा, डाटा को इकट्ठा किया, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव। नैतिक दुविधा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों में से किसका हम चयन करें। और नैतिक कार्रवाई, आप उनमें से क्या किया, किसी एक चीज़ का क्या किया, आपने चयन कर लिया। नैतिक मतलब क्या होता है कि जो हमारे समाज, नैतिकता क्या होती क्या है कि जो हमारे समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है कि लोगों के समूह से क्या बनता है, परिवार, समूह, समुदाय से क्या होता है, हमारे समाज का निर्माण होता है। और समाज में क्या है, कई लोग होते हैं, तो उन समाज के द्वारा जो भी मापदंड या जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियम कानून को उल्लंघन न करना ही क्या कहलाता है, नैतिकता। आपको उनके द्वारा बनाए गए नियमों को, कानून को, जो भी संसाधन, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य को करना होता है, तो क्या कहलाता है, नैतिक कार्य। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्रवाई क्या होती है। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, इन विकास को विभिन्न 3 स्तरों, देखो भैया इसको 3 स्तर में और 6 चरण में बांटे गए हैं। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया कि इसको 3 स्टेज दिया, और 3 स्टेज के बाद उसमें क्या किया, 6 लेवल दिया है। 3 स्टेज और 6 लेवल में इसको क्या किया है, बांटा हुआ है। तो आइए एक एक लेवल को अच्छे से समझते हैं, हर स्टेज के अंदर कौन कौन सा लेवल आता है उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका भाई साहब यहीं से बनने वाला है। मैं बहुत सारे कीवर्ड को, नए नए वर्ड को इसमें लिया हूँ जो आपके इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए वहाँ से। चलिए, पहला हमारा है क्या, पूर्व परंपरागत स्तर। पहले के समय में क्या करते थे, पूर्व परंपरागत स्तर क्या कहलाता है भाई, कि पूर्व परंपरागत स्तर मतलब पूर्व मतलब पहले, परंपरा मतलब जो पहले के हिसाब से जो चीज़ें चलती थी। पूर्व मतलब पहले, परंपरागत जैसे हमारे पहले की संस्कृति में क्या क्या रीति रिवाज ऐसे थे, तो क्या कहलाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व नैतिक अवस्था मतलब पहले के समय में नैतिकता बच्चों के अंदर कैसे लाई जाती थी। ठीक है, पूर्ण रूढ़िगत मतलब ये भी किससे रिलेटेड है, पहले के। तो ये आपके देखिए, ये पूर्व परंपरागत, पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता, ये तीनों तो आपके पुराने वर्ड हैं, ये तीनों के आपके पुराने। आपको नया देखने के लिए क्या मिलेगा इसमें, पूर्व अभिसामयिक अवस्था। पूर्व अभिसामयिक अवस्था, ये नया शब्द इस बार आया, तो इसको आप ध्यान में रख रहिएगा। ये कितने वर्ष भैया, 4 से 10 साल। जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर, जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर आप नैतिकता कैसे लाएंगे। अगर थोड़ा सा आपको स्पीड लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर आप नैतिकता कैसे लाएंगे, इसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो इसमें 2 स्टेज, 2 चरण, 2 लेवल इसमें है। एक है, पहला क्या है, सज्जा
दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता, ठीक है। और दूसरा क्या है, आत्म केंद्रित निर्णय, यांत्रिक सापेक्षता। ये देखिए ये पुराने नाम है, आत्म केंद्रित निर्णय, आत्म केंद्रित निर्णय नया शब्द है, ये यांत्रिक सापेक्षता पुराना है, अहंकार की अवस्था आपका नया शब्द है, और ये अनुभवी सुखवादी और सहायक अभिविन्यास, ये सब नए शब्द आपको हैं। आत्मरुचि और प्रतिफल वाद्य, ये आपका पुराना है, वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसमें काफ़ी नए नए वर्ड आपको देखने के लिए मिल गए, और इन वर्ड पर अभी आप फोकस थोड़ा सा कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेज के पहले लेवल में क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर नैतिकता भी आप क्या कर सकते हैं, उसको आज्ञा दे के उसके अंदर ला सकते हैं, या तो उसे क्या दंड दे के ला सकते हैं। जैसे में हमने लिया है कि ये जो पहली अवस्था होती है 4 से 10 साल की, इसमें जो है ये पूरे माता पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 से 10 साल का जो एज होता है, इसमें माता पिता का नियंत्रण रहता है, मतलब माँ बाप के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चा उसको 100% क्या है सही मान के उसका क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। अब इसमें हमने लिया कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिलेशन में से कोई क्या है आता है, आपके रिलेशन में कोई आता है, मतलब घर पे आप अगर छोटे रहे होंगे, आपके छोटे भाई बहन जो भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई माँ बाप ही मान लीजिए बाहर से कहीं से आते हैं, तो अगर हाथ में कुछ खाने वाली चीज़ लिए हैं, तो जो पहले बच्चा पहुँचता है वो क्या करता है, वो अपने हाथ में क्या करता है, सारी मिठाई ले लेता है, और वो किसी को देना नहीं चाहता है। जब वो किसी को देना नहीं चाहता है, मतलब ये सारी मिठाई मुझे दे, वो क्या करता है, किसी को नहीं देना चाहता है, तो इस अवस्था में आत्म केंद्रित निर्णय या यांत्रिक सापेक्षता या अहंकार की अवस्था होगी। आत्मरुचि और प्रतिफल, मतलब वो किसी को ही देना नहीं चाहता है। अब फिर उसके अंदर नैतिकता अगर आपको लानी है, उसके अंदर आपको नैतिकता लानी है, तो वो क्या करनी पड़ेगी भैया, पहले तो बच्चे को कहेंगे कि बेटा क्या उसको भी मिठाई थोड़ा दे दो, तुम्हारा छोटा भाई है बड़ा भाई है, तो नहीं देगा। तो नैतिकता उसके अंदर आप 2 तरीके से ला सकते हैं। पहले तो आप आज्ञा देंगे, आज्ञा देने के बाद अगर बच्चा समझ गया, बात आपकी मान गया, तब तो ठीक है, वरना दूसरे में क्या करेंगे, आप उसको दंड देंगे, मतलब उसे पनिश करेंगे, उसको मतलब डांटेंगे, फटकारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तब क्या करेगा, वो अपने भाई को मिठाई देगा, नहीं तो देगा नहीं। तो ये जो 4 से 10 साल की जो अवस्था होती है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग यही कहते हैं, इसमें 2 तरीके से बच्चे के अंदर नैतिकता लाई जा सकती है। एक तो आज्ञा देकर, और दूसरा क्या, उसको थोड़ा सा डांट फटका कर उसके अंदर हम नैतिकता ला सकते हैं। क्योंकि घर में कोई भी चीज़ें आ रही तो सबके लिए क्या है, समान है, सबको चाहिए, उसमें से सबको देना चाहिए। लेकिन क्या है, इस अवस्था जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं, इसमें बस वो अपने बारे में सोचते हैं। किसके बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसे पियाजे के अनुसार हमने बताया था आपको कि बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ सब क्या है, ठीक है। वो अपने आप को क्या समझते हैं, साइंटिस्ट समझते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं पियाजे के अनुसार। तो उनको लगता है मैं जो सोच रहा हूँ भैया, जो कर रहा हूँ सब क्या है, ठीक है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। तो ये आपका वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व परंपरागत पहले के द्वारा बनाई गई। पहले में क्या, लड़का अगर मान गया आज्ञा से तो ठीक, नहीं माना तो आपको क्या करना है, दंड देना है। दूसरे स्टेज में क्या है कि वो अपने जो भी है बस अपने बारे में सोचता है, जिसे हम क्या कह लेंगे, स्वार्थी बच्चा। इसमें माँ बाप के द्वारा निर्णय लिया, माँ बाप के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये स्वार्थी बच्चा होता है, इसमें बस क्या है, अपने बारे में सोचता है। आइए अगले पॉइंट पे। सारे क्वेश्चन आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस आप ध्यान से देखते चलिए। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो आप कमेंट करिएगा, जो इस बार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2022, 2023 कुछ भी हो। लॉरेंस कोहलबर्ग से अगर कहीं से क्वेश्चन आया तो अगर इससे बाहर होगा तब बताइएगा। दूसरा है परंपरागत नैतिकता, रूढ़िगत नैतिकता, नैतिक अवस्था। अभी यही देखिए नया शब्द है, अभिसामायिक अवस्था। ये 10 से 13 साल की होती है। दूसरा स्टेज जो बच्चे का होता है वो कितने का होता है, 10 से 13 साल का। इसमें क्या होता है, पहला होता है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। इसका दूसरा नाम है सामाजिक संकुचन अवस्था या परस्पर एक रूप अभिविन्यास। मतलब इस अवस्था में बच्चा प्रशंसा पाने के लिए दूसरों क्या करता है, नकल करता है। यहाँ पे दूसरों होगा, दूसरों का अनुसरण। इस अवस्था में बच्चा प्रशंसा पाने के लिए दूसरे की क्या करता है, नकल करता है। अगर मान लो कोई पड़ोसी में अच्छा लड़का हो, पड़ोसी में कोई लड़का अच्छा हो पढ़ने में, खेलने में, कूदने में,
तो अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम उसके लड़के जैसा बनो या तुम उसके जैसा बनो। तो बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप के नज़र में अच्छा रहने के लिए, अच्छा बनने के लिए क्या करता है, उस चीज़ों को फॉलो करने लगता है। चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको क्या वो करना चाहता है, जिससे क्या मिले उसे शाबाशी मिले, इसलिए क्या करता है वो अनुसरण करने लगता है। अगला है, इसी में है अंतर्वैयिक सौंदर्य एवं व्यवस्था अवस्था। दूसरा इसमें क्या आता है, पहला तो ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरा क्या है इसमें, कानून एवं व्यवस्था। कानून व्यवस्था मतलब कानून को मानने ते हुए आत्मनिर्भरता। दूसरा नाम है सत्ता सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। तीसरा है अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता। ये नाम आपको नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। इसमें बच्चा क्या सोचता है कि मैं, कानून एवं व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है कि इस सोचता है कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। वो ये देखता है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है, इसके आधार पे क्या करता है कि अपने आवश्यकता, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, कहता है मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सारा थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, बस एक बार क्या है आपको देखने की ज़रूरत है। ओहो, अगला क्या हमारा होने वाला है, उत्तर परंपरागत नैतिक। इसका भी कई नाम है, एक नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका भी नाम आप देख लीजिए। ये पहला उत्तर परंपरागत, पेन में चेंज कर ले रहा हूँ। ये हो गया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। है तो दोनों पुराने नाम हैं, लेकिन ये आपका एक नया नाम है उत्तर अभिसमायिका। जैसे हमने पहले में लिया था क्या, पूर्व समायिका, फिर समायिका, अब हमने क्या लिया, उत्तर अभिसमायिका, ठीक है, समायिक। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, बस अपने बारे में सोचता है, मतलब अपना अपना हित देखना। वो वहाँ पे बच्चा स्वार्थी था पहले वाले में, दूसरों फिर नकल करने लगा। यहाँ क्या करा है, अपना अपना हित देखना। जहाँ पे इसका काम बनेगा वहीं पे क्या करेगा भैया, ये जाएगा, ठीक है। अगला क्या है इसमें कि ये इसका पासवर्ड रखिएगा यहाँ पे याद, कि अपना अपना हित देखना। पहला इसमें आता है क्या, सामाजिक संविदा, सामाजिक अनुबंधन अवस्था, व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक समझौता। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर है। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई काम किया तो आज तुम मेरा काम कर दो, कल मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो पहले अपने बारे में बस अपना अपना क्या करना, हित देखना। मान लीजिए आज आपको कोई काम पड़ गया, किसी फ्रेंड को आपने क्या किया, बोला कि चलो आज तुम मेरा काम करवा दो, कल मैं तुम्हारा काम पक्का करवा दूंगा। तो ऐसे में हो गया, पहले अवस्था में अपना अपना क्या करना, हित देना। एक दूसरे से हम क्या सामाजिक रूप से बंधे होते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। और दूसरा कह रहा है यहीं पे, स्वाभाविक नैतिकता, सर्वाधिक नीति परख। नीति परख मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से किया गया काम, ठीक है। अगला है विवेक की अवस्था। इसमें जन मतलब आपके पास ज्ञान इसमें ज़्यादा होते हैं। इसको कहते हैं क्या, परोपकार। यहाँ क्या था, इसमें हम डाल सकते हैं क्या, उपकार कर सकते हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, उपकार, इसे कहेंगे उपकार। इसको क्या कह लीजिए आप लोग, परोपकार। इसमें क्या होता है, इसमें जो आदमी होता है इस स्थिति में क्या कहता है कि आप अपना काम कर लो, मैं अपना कर लूँगा। मतलब वहाँ पे पहले दिन आपने क्या किया कि आपने किसी से अपना काम करवाया और आपने बोला कि मैं आपका काम करवा दूँगा। लेकिन जब दूसरे दिन जब उस जिसके यहाँ जो आपका काम करवाया था, जब उसके यहाँ काम पड़ा तो उसने क्या कहा, जैसे आप गए, चाहे आपसे उसने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरा काम करवा दो, ठीक है। उसने कहा भैया मैं अपना कर लूँगा, तुम अपना कर लो। वो मैं था, तुम्हारा करवा दिया, तुम्हें मेरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे भाषा में समझिएगा, उपकार मतलब कोई आपके ऊपर एहसान किया, मतलब कोई चीज़ आपके लिए कुछ किया है, मतलब कोई आदमी आपके लिए कुछ किया और बाद में उसे एहसास दिला दिया कि मैंने आपके लिए कुछ किया था और आज आप मेरे लिए कर दीजिए, तो ये कहलाया क्या, उपकार। परोपकार क्या कहलाता है कि एक बार, परोपकार क्या कहलाता है कि आपके ऊपर कोई, परोपकार का मतलब क्या होता है कि आपके लिए मैंने कुछ किया और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आपके लिए कुछ किया। जैसे मान लो जितने महापुरुष आते हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो गए, चाहे बाबा साहब हो गए, ठीक है, चाहे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं सबको ले लो, जो चंद्रशेखर हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, जिन्होंने मतलब ये आज उन्हीं लोग की देन है कि मतलब हम लोग क्या थोड़ा स्वतंत्र रूप से पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं अपने देश में। पहले ऐसा नहीं था।
तो वो लोग क्या है जिसके ऊपर उपकार किए हैं उसके बदले उनसे कुछ चाहिए नहीं, मतलब आपके लिए कुछ हम कर दें और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में, और मैं ये भी नहीं जान रहा हूँ कि मैंने किसके लिए मदद किया, तो क्या कहलाएगा? परोपकार। अब मुझे पता है कि मैंने आपका काम किया तो इसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो क्या कहलाएगा? उपकार। आपको दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे कि मान लीजिए क्या, पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने एक स्टेज में क्या पढ़ा, हमने पहले स्टेज में क्या पढ़ा कि आज्ञा की वजह से बच्चा मानेगा या तो दंड की वजह से, ठीक है ना। फिर दूसरा में जो ये था हमने कि बच्चा क्या सोचता है, फिर सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बात समझ में आई? फिर जो अब ये पहले का था, अब दूसरे में क्या था, ये पहले में था 2 स्टेज और ये दूसरे में। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कि इसमें क्या करता है कि बच्चा जो आपका है बच्चा इसमें क्या करता है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है। पहले में क्या है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहता है तो दूसरों की ये नकल करता है। और जो इसमें सेकेंड पार्ट जो था हमारा, इसमें क्या करता है कि बच्चा क्या करता है कि किसी न किसी तरीके से क्या होता है, वो समाज से क्या होता है, बंधा होता है। मतलब सामाजिक कार्यों के प्रति ये कह लीजिए कि सामाजिक अवस्था ना या अधिकार संरक्षण, मतलब नियम कानून को क्या करता है, इस अवस्था में मानता है। इसमें क्या करेगा, कानून को, इसमें नियम कानून जो सरकार द्वारा जो बनाए गए उसको क्या करेगा, मानेगा। और इस स्थिति में क्या है, माँ बाप के नज़र में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए क्या है, दूसरों की नकल करेगा। और जो अगला हमारा था तीसरे में क्या होता है कि पहले में क्या होता है कि ये बस अपना अपना क्या करता है, हित देखता है, बस अपने बारे में सोचता है कि हमारा काम हो जाए बाकी दुनिया भाड़ में जाए। फिर अगला जो स्टेज में आता है, ये सबके बारे में सोचता है, उन लोगों के भी बारे में सोचता है जिनके बारे में जानता तक भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं परोपकार और इसे कहते हैं इसमें कहते हैं परोपकार, इसको कहते हैं उपकार। आपने समझ में आ गया होगा। जो पहली अवस्था है इसमें क्या होता है, नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं। इसमें देखिए बच्चा सिर्फ क्या है, अपने बारे में सोचता है, बच्चा अच्छा बनना चाहता है दूसरे की निगाह में। और यहाँ पे क्या करता है, जो लड़का है वो क्या करता है, बस अपने बारे में सोचता है। माँ बाप के द्वारा कानून, माँ बाप के द्वारा बच्चे के अंदर डर पैदा की जाती है, नैतिकता लाई जाती है। और यहाँ पे कानून के द्वारा उसके अंदर नैतिकता आएगी। और यहाँ क्या है कि आप इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि नैतिकता आप खुद बना सकते हैं। आप उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब लेके चलते हैं आपको हम कहाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ गया, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में व्यक्ति अपने व्यवहारों के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा कार्य करते हैं। मतलब दूसरों की अपेक्षा मतलब माँ बाप की निगाह में क्या बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। तो माँ बाप की निगाह में अच्छा बनना चाहते हैं तो व्यक्ति किस अवस्था में आ जाएगा, ये बताइए। माँ बाप की निगाह में क्या करने, बच्चा अच्छा बनना चाहता है तो क्या कहलाएगा, परंपरागत चरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा, मतलब जैसे को तैसा मानसिक के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस चरण में है। जैसे को तैसा, बताइए क्या समझ में आएगा, जैसे को तैसा। तो ये हमारा क्या से हो जाएगा, जैसे को तैसा हमारा ये आपका समझ में आएगा क्या, पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पूर्व परंपरागत क्या होगा, जैसे को तैसा। अगर क्या स्वार्थी बच्चा था ना, और स्वार्थी बच्चा था, स्वार्थी बच्चा के पहले क्या था, आज्ञा पालन और दंड। तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम किसी को अपनी मिठाई दोगे तो दूसरा भी तुम्हें क्या करेगा, अपनी मिठाई देगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं भी है। पूछा नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ कौन और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो है जीन पियाजे पे अपना दिए थे, किस पे दिए थे,
जीन पियाजे के आधार पे दिए थे। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक सुझाव दिया था? तो आपको अच्छी तरह पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ रहे हैं, तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के एक वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया था भाई, बताइए। रिपोर्ट कार्ड, चित्रकला, कागज़ कलम आधारित, परिकल्पित परिस्थितियाँ। तो इसमें क्या सही होगा आपका? तो यहाँ पे भैया हमारा क्या सही हो जाएगा? ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे, हमारा ए क्या हो जाएगा? सही। क्योंकि परिस्थितियों के आधार पे हिंज नामक व्यक्ति था, वो परिस्थितियों के आधार पे क्या 10 से ना, तो 4 से 10 साल के बच्चे जो थे, 10 से 16 साल के बच्चे, उन्होंने पे क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था कि कब किस अवस्था में, जैसे नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा, इसके बारे में बात इन्होंने की थी। अगर थ्योरी को आपने अच्छे समझा हो तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? नैतिक तर्क। इसमें कुछ कहने की बातें नहीं है, ठीक है। क्या होगा? नैतिक तर्कणा के बारे में बात की थी, और किसी के बारे में तो बात की नहीं थी, और किसी के बारे में बात तो नहीं की थी भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, ये थोड़ा समझिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से सोचते हैं? मतलब किस अवस्था में भैया बच्चा नकल करता है दूसरों की? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, माँ बाप की नज़र में, अभिभावकों के नज़र में। अब बताइए, किस सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था? आप किसको मान रहे भैया? कानून और लोक प्रथाओं। तो कानून मांगने वाला कौन सा था स्टेज? पहले में तो कानून है नहीं, पहले में आपका क्या था? स्वार्थी बच्चा था, और क्या? दंड और आज्ञाकारी। दूसरे में क्या था? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है, और इसमें क्या करता है? कानून को, अच्छा पहले लेवल के पहले पूर्व में, सेकेंड लेवल के सेकेंड हो गया, यही हो गया। थर्ड में क्या था कि अपना अपना हित देखना, और क्या? स्वाभाविक नैतिकता। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, बताइए। यहाँ 8 पे हमारा क्या से हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करें? कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था को क्या कहते हैं? ये ऊपर लिखा है कल्याण, क्या लिखा है ऊपर? सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक के रूप में। तो मतलब चाह रहा है, सबके बारे में सोच रहा है, तो सबके बारे में सोचना क्या कहलाएगा? परोपकार कहलाएगा भाई, सबके बारे में सोचना। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर सही क्रम में, सही क्रम में सजाना है। तो पहले पूर्व परंपरागत कहाँ गया? पूर्व परंपरागत, फिर इसके बाद परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत। पहले ऑप्शन दिख गया, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। पूर्व पारंपरिक, फिर गैर, गैर से कुछ नहीं है, गैर तो दिया ही नहीं है। उत्तर परंपरागत पहले आता ही नहीं है, परंपरागत, पूर्व परंपरागत। ये पूर्व परंपरागत पहले आना चाहिए, ना कि ये पहले आना चाहिए। अब बताइए इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे का तैसा? अभी आपने पढ़ा जैसे का तैसा। तो पहली अवस्था में क्या था? पहली अवस्था में बताइए भैया। तो पहली अवस्था में ये अलग नाम हमने आपको बताया था, ये आंतरिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है, ये अभिनवीकरण हमने नहीं आपको लिखवाया था, हमने आपको क्या बता दिया था? अभिसमयीकरण, अभिसमयिक बता दिया था हमने, जैसे को तैसा। एक नाम इसको भी आप लोग याद करिएगा, अभिनवीकरण। अगले भी आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11।
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत, आप देखिए भैया दंड दिया है, दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी होने पर आधारित है। तो आपको अच्छे से पता है दंड और आज्ञाकारी किस में कहा जाता है, तो पहले में कहा जाता है। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण में? केवल समाज ही तय कर सकता है, केवल समाज ही तय कर सकता है। तो सामाजिक वाला किस में दिख रहा है? देखो सामाजिक कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है आपको सामाजिक क्रम। और कहीं सामाजिक से रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा? सी से हो जाएगा। अच्छा लड़का लड़की अलग है, आज्ञा ये पहले स्टेज में है, ये दूसरे स्टेज में है, ये भी दूसरे स्टेज में ही है, लेकिन लेवल क्या है? लेवल दूसरा है। ये तीसरे स्टेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तीसरे स्टेज की बात कर रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित सामाजिक अनुबंधन है ही, निकटवर्ती नहीं है, आंतरिकवाद और ये दोनों किसके हैं? पियाजे के भाई हैं, तो ये नहीं सही होंगे। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा? पहला। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है भाई। अब पता नहीं कैसे आप लोग कहते हैं कि नहीं ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। मैं भी तो उसी प्रीवियस ईयर से लेके आया हूँ क्वेश्चन। मिला सकते हैं आप, ढूंढ सकते हैं अपने जाके, कोई भी अगर आपके पास बुक होगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे कुछ कहने की बात नहीं है। नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन है भैया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए हमने यहाँ पे शब्द लिखवाया था आपको, अभिसामयिक। अभिसामयिक समय दिख रहा है। नूरी एक तर्क हमारे समाज के प्रति, किसके प्रति भैया? समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब नियम कानून को मान रही है के आधार पर क्रिया। तो नियम कानून किसमें मानेगी? इसमें तो माँ बाप द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें क्या है? समाज द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें क्या है? खुद से अपने से नियम कानून बनाते हैं। तो समाज द्वारा जो बनाया गया वही क्या सही होगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। लॉरेंस का व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहारों को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है? मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहता है तो दूसरों की नकल करता है ना। लेकिन ये कह रहा है कि किस व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में, जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है। जरूरत और इच्छा की बात कर रही भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इच्छाओं की, दूसरों की जरूरत और दूसरों के व्यवहार को, दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं, तो यहाँ पे क्या से होगा बताइए? यहाँ पे तो होना चाहिए क्या? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। कह लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहारों को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। अगर बस ये कहता दूसरों की अपेक्षा कार्य करते हैं, दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या सही हो जाता? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। लेकिन यह अपनी ज़रूरत कह रहा है ना, अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं, तो अपनी इच्छा की बात कर रहा है। अब आते हैं 18 पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चलाना, कानून और व्यवस्था को जो मानेगा वही सही होगा। कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए, अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न थोड़ी रखना भाई हमको। कह रहा है कि कानून तथा अधिकारों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम हो। देखते हैं इसके बारे में। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए, ऐसा नहीं है। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? हमारा बी सही हो जाएगा।
अब हिंज नामक देखिए भैया दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्ष ही, कौन साल का 8 वर्ष, तो 8 वर्ष से डायरेक्ट देखिए 8 वर्ष किसके अंतर्गत आएगा, पहला वाला कितना था 8 वर्ष, बताइए कितने से कितने अंतर्गत आएगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 4 से 10 वर्ष पहला वाला होता है, तो पहले वाले में आपका 2 चीज़ आ रहा है, एक आएगा यांत्रिक सापेक्षता विमुक्तता, एक होता है दंड और आज्ञा पालन। अब इन दोनों में कौन सा सही है ये आपको दिमाग लगाना है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, बताइए क्या सही होगा आपका यहाँ पे। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा क्या, यांत्रिक ये वाला, ठीक है ना, यांत्रिक सापेक्षता अभिमुक्तता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20। रमन क्या कर रहा है, हेंज की दुविधा को प्रस्तुत कर रहा है। उस प्रतिक्रिया को व्यक्त कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने पर समाज की व्यवस्था पैदा होगी, अव्यवस्था। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो रमन भैया किस अवस्था में है, उसको चोरी नहीं करना चाहिए, तो सही बात है चोरी नहीं करना चाहिए, तो कहाँ पे, कानून एवं व्यवस्था वाले में। अच्छा लड़का लड़की तो पहले दूसरे चरण में है, उसके बाद वाला ये है, और क्या आज्ञा दंड। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए था पहला, क्या कर रहा है, चुरा लेना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत क्या कर 8 वर्ष है। अगर एज के हिसाब से जाएंगे, अगर हम एज के हिसाब से जाएंगे तो उस हिसाब से ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ऐसे बनाए रखिए, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।